हेलो गाइस, चैनल नॉलेज फॉर यू में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मध्य प्रदेश बोर्ड द्वारा जारी किया गया प्रश्न बैंक का अध्याय 3 केंद्रीय प्रवृत्ति के प्रश्न उत्तर को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला उपाय है। तो जो केंद्रीय प्रवृत्ति है तो वह उसमें सबसे ज्यादा उपयोग किया जाने वाला कौन सी रीति है या कौन सा मेथड है? अंकगणितीय, औसत, मंझला, तरीका या ऊपर के सभी। तो अंकगणितीय औसत को समांतर माध्य भी कहा जाता है। मंझला का मतलब यहाँ पर होगा मध्यिका, मतलब मीडियन। तरीका का मीन्स होगा मोड यानी बहुलक या भूइष्टिक। और तो इनमें से कौन सा है जो सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अंकगणितीय औसत, मतलब ए उसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा है, माध्यिका एक खालिस्तान औसत है। तो माध्यिका एक अवस्था का औसत होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी अवस्था का या स्थिति का, स्थिति भी कह सकते हैं। तीसरा है, मोड ज्ञात किया जा सकता है। मोड यानी होता है बहुलक या भूइष्टिक। तो बहुलक कैसे ज्ञात किया जाता है? समूहन द्वारा या निरीक्षण द्वारा। तो आपका जो बहुलक होता है, मोड होता है, उन्हें दोनों रीतियों से ज्ञात किया जा सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोनों। चौथा है, गुणात्मक माप के लिए सबसे उपयुक्त औसत है। तो गुणात्मक माप के लिए सबसे उपयुक्त औसत होता है मंझला का मतलब है मध्यिका या मीडियन। पांचवा है, निम्नलिखित में कौन स्थितीय औसत है? तो स्थितीय औसत कौन सा है? इसमें आपका मंझला मतलब मध्यिका भी है और चतुर्थक भी है। तो उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों ही हैं। छठवा है, गणना करते समय डेटा को आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने की आवश्यकता नहीं है। तो मंझला में, तरीका में, अर्थ मतलब होता है अंकगणितीय माध्य या समांतर माध्य। डी, बी और सी दोनों में। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जब हम गणना कर रहे हैं तो जो पद होते हैं, जो डेटा होते हैं, उन्हें या तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में नहीं रखा जाता है। तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि मध्यिका में मतलब मंझला में आरोही और अवरोही क्रम में जमाया जाता है। तरीका मतलब बहुलक में नहीं जमाया जाता और ना ही समांतर माध्य में इन्हें आरोही और अवरोही क्रम में रखा जाता है। तो उत्तर हो जाएगा बी और सी दोनों। बी और सी दोनों में आरोही और अवरोही क्रम में रखने की आवश्यकता नहीं होती है। प्रश्न 7वां है, चरम वस्तुओं की उपस्थिति से कौन सा औसत सबसे अधिक प्रभावित होता है? चरम वस्तुएं, मान लीजिए बहुत बड़ी संख्या आ जाए, और बड़ी संख्या आ जाए तो क्या औसत, कौन सा औसत होगा जो सबसे अधिक प्रभावित होगा? मंझला तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तरीका मतलब बहुलक, वो भी नहीं होगा। अंकगणितीय औसत ये होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अंकगणितीय औसत। 8वां है, चरम मान का बहुलक पर खालिस्तान प्रभाव पड़ता है। तो जो चरम मान होते हैं, जो बड़े मान आ जाएं, तो बहुलक का क्या प्रभाव पड़ेगा? अभी हमने इसके पहले ठीक जो प्रश्न आया था उसमें देखा था कि बहुलक और माध्यिका में चरम मान का प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसका उत्तर हो जाएगा नहीं पड़ता है। प्रश्न दूसरा है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला, कल्पित माध्य को खालिस्तान द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। तो कल्पित माध्य को ए द्वारा, है ना, ए द्वारा व्यक्त किया जाता है। दूसरा है, खालिस्तान समांतर माध्य सभी मूल्यों पर उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो जो सरल समांतर माध्य होता है वह सभी मूल्यों को महत्वपूर्ण माना जाता है या सभी पदों को महत्व प्रदान करता है। तीसरा है, मीडियन खालिस्तान चरम परिवर्तन से होता है। तो मीडियन का मतलब होता है मीडियन यानी कि मध्यिका। तो जो मध्यिका होती है वह जो चरम पद होता है, चरम मूल्य होता है, उससे प्रभावित नहीं होता है। चौथा है, बहुलक बराबर 3, मध्यिका 2, खालिस्तान बराबर
तो क्या आ जाएगा, माध्य आ जाएगा। खालिस्तान श्रृंखला में सबसे अधिक बार होता है, तो सबसे अधिक बार किस में आता है, जो आवृत्ति वगैरह होती है तो सबसे अधिक बार आती है, तो वो किस में देखी जाती है, वह बहुलक में या मोड में देखी जाती है। छठवां है, प्रेक्षणों के एक समुच्चय का उनके माध्य से विचलन का योग सदैव होता है, तो शून्य होता है। माध्यिका की गणना के लिए मानों को खालिस्तान में व्यवस्थित किया जाना चाहिए। तो जो मान होते हैं या जो चर होते हैं, उन चरों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाना चाहिए। इन संख्याओं की माध्यिका 3, 5, 7, 9, 12 है, तो इसकी माध्यिका निकाल लीजिए। तो हम इसे, ये व्यक्तिगत श्रेणी है और इसे हम सिर्फ देखकर ही समझ जाएंगे कि इसकी माध्यिका क्या होगी। तो आप सबसे देख रहे हैं कि सबसे बीच में कौन सा है, 7 है, तो उत्तर हो जाएगा 7। तो इसकी माध्यिका कितनी हो जाएगी, 7। प्रश्न तीसरा है, सही अथवा गलत बताइए। अंकगणितीय माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला माप है, तो यह बिल्कुल सही है। सरल अंकगणितीय माध्य श्रृंखला के सभी मदों को समान महत्व नहीं दे सकता है, यह असत्य है, क्योंकि अभी हमने देखा था कि सरल अंकगणितीय माध्य जो होता है वह सभी मदों को बराबर महत्व देता है। तीसरा है, एक श्रृंखला में 3 चतुर्थक होते हैं, सत्य है। चतुर्थक मूल में परिवर्तन और पैमाने में परिवर्तन से प्रभावित होते हैं, यह भी सत्य है। पांचवा है, माध्यिका से मदों के विचलन का योग शून्य होता है, असत्य है। श्रृंखला की तुलना करने के लिए केवल एक औसत पर्याप्त नहीं है, सत्य है। अंकगणितीय माध्य एक स्थिति मान है, असत्य है। मीडियन अत्यधिक प्रेक्षणों से अनावश्यक रूप से प्रभावित होता है, तो यह भी असत्य है। अब आता है प्रश्न चौथा, जोड़ी बनाइए। तो चलिए जोड़ी बना लेते हैं। पहला दिया है मोड, मोड यानी होता है बहुलक। तो बहुलक क्या होता है, उच्चतम आवृत्ति, है ना। माध्यिका, माध्यिका में क्या आ जाएगा, मध्यतम पद, मतलब बीच का पद है। माध्य, तो माध्य क्या होगा आपका, सटीक, है ना। केंद्रीय प्रवृत्ति, तो केंद्रीय प्रवृत्ति आपका जो होगा वह समूह घटक। रेंज, रेंज यानी होता है विस्तार, तो रेंज का क्या हो जाएगा, तो रेंज में आपका होगा सबसे बड़े और सबसे छोटे बीच के जो अंतर होता है उसे रेंज या विस्तार कहा जाता है। परसेंटाइल, परसेंटाइल यानी होता है एक औसत श्रृंखला को 100 बराबर भागों में बांटता है, और 2 या 2 से अधिक संबंधों के बीच निश्चित संबंध होता है तो उसे सह संबंध कहा जाता है। बचत का सीधा संबंध आय से होता है। तो इस प्रकार से आपकी जोड़ी तैयार हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। भारत में कौन सा सूचकांक कीमतों में औसत परिवर्तन को मापने में मदद करता है? तो कौन सा सूचकांक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। दूसरा है, डेटा को 4 बराबर भागों में विभाजित करता है। चतुर्थक, चतुर्थक जो होता है वह आंकड़ों को बराबर 4 भागों में बांट देता है। तीसरा है, इस आरेख का उपयोग आलेखीय रूप से बहुलक का मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर ज्ञात पढ़िएगा, तो हिस्टोग्राम। चौथा है, 1 2 3 4 4 5 का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 2 बार आया है, मतलब इसकी आवृत्ति अधिक हो गई, तो इसका उत्तर हो जाएगा 4। फिर है आपका पांचवा, हमेशा माध्य और बहुलक के बीच में होता है। तो क्या होता है, माध्यिका होती है। माध्य और बहुलक के बीच में माध्यिका होती है। गुणात्मक डेटा का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है। मोड का यानी कि बहुलक का उपयोग किया जाता है। अंकगणितीय माध्य द्वारा निरूपित किया जाता है। अंकगणितीय माध्य बार x के द्वारा निरूपित किया जाता है। अब यहाँ पर आपका दिया हुआ है जिसमें हमें माध्यिका ज्ञात करनी है। तो आंकड़े यहाँ पर दिए हुए हैं। आप जानते हैं कि सबसे पहले माध्यिका को क्या किया जाता है, आरोही या अवरोही क्रम में जमा लिया जाता है। तो चलिए इसे हम
हल करके देख लेते हैं। सबसे पहले इसे आरोही और अवरोही क्रम में जमा लेते हैं। तो इस प्रकार से आपके ये डेटा आरोही या अवरोही क्रम में आप जमा सकते हैं। आप चाहे तो आरोही क्रम में रखें या फिर अवरोही क्रम में रखें, दोनों में ही उत्तर बराबर या वही आएगा जो आरोही में रखें या अवरोही में रखें। तो यहाँ पर जो फार्मूला होता है n-1/2। तो हम यहाँ पर संख्याएं गिनेंगे तो हमारी संख्या है 20। ये पूरी संख्याएं आप गिन लीजिए। तो ये संख्याएं हैं 20। तो n बराबर आपका हो गया 20 धन 1/2। 20 और 1 कितना हो गया 21। तो 21/2। अब 21 में क्या करेंगे आप 2 का भाग दे दीजिए। जब भाग देंगे तो उत्तर आएगा 10.5, मतलब 10वां पद या 11वां पद। क्योंकि 20 है तो बीच का क्या होगा, या तो 10वां होगा या 11वां, है ना, दोनों के बीच का होगा। तो यहाँ पर 10वां पद और 11वां पद बटे 2। तो 10वां पद यहाँ पर कौन सा देख रहे हैं हम, 45 है और 11वां पद 46 है। तो 45 धन 46/2 बराबर आपका हो जाएगा 91/2। अब आप क्या करेंगे 2 का भाग दे दीजिए तो आपका उत्तर आ जाएगा 45.5। तो इस प्रकार से इसमें जो आपका दिए हुए हैं इस डाटा में, तो इसकी मध्यिका हो जाएगी 45.5। प्रश्न 5वां है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। सॉरी, ये गलत लिखा हुआ है ना, तो है ना, इसे हटा देते हैं। फिर है आपका 2 प्रकार के समांतर माध्य के नाम लिखिए। तो नंबर 1 है सरल समांतर माध्य। जब माध्य की गणना समंक माला के समस्त पदों को समान महत्व देते हुए समस्त पदों के योग में पदों की संख्या का भाग देकर की जाती है, उसे सरल समांतर माध्य कहते हैं। मतलब हम जो समांतर माध्य ज्ञात करते हैं ये वही चीज है। दूसरा है भारित समांतर माध्य। इसमें पदों के महत्व के अनुसार भार प्रदान करना ही भारित समांतर माध्य कहलाता है। दूसरा प्रश्न है, मोड के मुख्य उपयोग क्या है। मोड मतलब बहुलक के मुख्य उपयोग क्या हैं। तो बहुलक को समझने में सरलता होती है, इसलिए व्यापारिक क्षेत्र और दैनिक जीवन में इसका अधिक प्रयोग किया जाता है। पहला उपयोग हो गया इसका। दूसरा उपयोग है कि व्यापार एवं उद्योग जगत में पूर्व अनुमान लगाने में बहुलक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरा है श्रृंखला के मोड का मान ही पहचान करने के लिए हमें निरीक्षण विधि का उपयोग कब करना चाहिए। तो हमें निरीक्षण विधि का उपयोग तब करना चाहिए जब पदमाला में नियमितता हो और उनके पद सजाती हो। प्रश्न चौथा है, बहुलक और माध्यिका के बीच 2 मुख्य अंतर क्या हैं। तो पहला अंतर देखते हैं, यह स्थिर रूप से परिभाषित होती है जबकि बहुलक स्थिर रूप से परिभाषित नहीं होता है। दूसरा है इसकी गणना करना आसान है और बहुलक में बहुलक की गणना करना कठिन होता है। पांचवा है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के रूप में चतुर्थक के 2 दोष बताइए। तो पहला दोष है इसका प्रयोग बहुत कम एवं सीमित होता है और दूसरा दोष है इसके द्वारा श्रेणी की बनावट का पूरा ज्ञान नहीं होता है। प्रश्न छठवां है उत्पत्ति में परिवर्तन और पैमाने में परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। तो उत्पत्ति में परिवर्तन का मतलब है कि जब अल्पकाल में अन्य साधनों की मात्रा को स्थिर रखकर किसी एक साधन के मात्रा में वृद्धि की जाती है, इससे उत्पत्ति में परिवर्तन कहा जाता है। मतलब उत्पादन अगर बढ़ता है तो उसे उत्पत्ति में परिवर्तन कहा जाएगा। और पैमाने में परिवर्तन क्या होता है, उत्पादन में दीर्घ काल में उत्पत्ति के सभी साधनों को एक निश्चित अनुपात में परिवर्तन करने से होता है। मतलब उत्पत्ति के जो साधन हुआ करते हैं उनमें जो परिवर्तन किया जाता है वह पैमाने में परिवर्तन कहलाता है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है निम्नलिखित आंकड़ों से अंक गणितीय माध्य परिकलित कीजिए। तो यहाँ पर आपका ये सवाल दिया हुआ है कि इससे हमें अंक गणितीय माध्य या फिर समांतर माध्य ज्ञात करना है। दिया हुआ है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80।
और फ्रीक्वेंसी दी हुई है, आवृत्ति दी हुई है, या छात्रों की संख्या आपकी दी हुई है 2, 7, 10, 15, 20, 16 और 6। तो चलिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम यह देख रहे हैं कि आपकी ये जो श्रेणी दी हुई है, ये कौन सी श्रेणी है? यह सतत श्रेणी है, क्योंकि 10 से 20, 20 से 30, तो इससे हम जान जाते हैं कि यह सतत श्रेणी है। अब जब सतत श्रेणी दी हुई होती है तो सतत श्रेणी में सबसे पहले हम मध्य मूल्य ज्ञात करते हैं। मतलब 10 से 20 के बीच, 20 से 30 के बीच, 30 के 40 के बीच में उसका जो मिड वैल्यू है, मध्य मान है, उसे ज्ञात करेंगे। और मध्य मान ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है वह होता है उच्च सीमा धन निम्न सीमा बटे 2। ठीक, तो उच्च सीमा क्या है? 20 है, और निम्न सीमा क्या है? 10 है। दोनों को जोड़ दीजिए तो 20 और 10 कितना होता है? 30 होता है, बटे में 2 है, भाग दे दीजिए, कितना मिलेगा? 15 मिलेगा। ठीक, तो इसी प्रकार से हम सभी का निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं सभी में अंतर 10-10 का है, और जब 10-10 का अंतर होगा तो मिड वैल्यू में या मध्य मान में भी 10-10 का अंतर होगा। तो पहले का उत्तर कितना आया, या पहले का मध्य मूल्य कितना आया? 15। 10 का अंतर करेंगे 25, 35, 45, 55, 65 और 75 हमें प्राप्त हो जाएगा। चाहे तो आप इसका क्या करेंगे, दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़ने के बाद 2 से भाग दे दीजिए तो आपको मध्य मान या मध्य मूल्य प्राप्त हो जाएगा। मध्य मान, मध्य मूल्य या मध्य बिंदु भी कहा जाता है। अब जब हम मध्य मूल्य निकाल चुके हैं तो इसके बाद हम इस मध्य मूल्य में से एक कल्पित माध्य ले लेते हैं। कल्पित माध्य कल्पना के आधार पर, तो हम यहाँ पर सबसे बीच में देख रहे हैं, सबसे बीच में आपका 45 है। ठीक है, कितना है? 45 या 45। तो a बराबर 45 हम यहाँ ले लेते हैं। कल्पित माध्य को a से दर्शाया जाता है, अभी आपने एक खाली स्थान में भी देखा हुआ था। तो a बराबर 45। अब इस 45 से हम विचलन करेंगे। किसको विचलन करेंगे? इसी संख्या को, मतलब जो मध्य मूल है, इस पूरी पदमाला को विचलन करेंगे। तो 15 में से 45 को घटाइए। अब 15 में से 45 तो घटेगा नहीं, क्योंकि 15 छोटा है। ठीक, तो 15 में से 45 घटाएंगे, मतलब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटेगी तो वह संख्या माइनस में आएगी, यानी ऋणात्मक होगी। तो 15 में से 45 घटेगा तो आएगा ऋण 30। 25 में से घटाइए तो 25 में से 45 घटाने पर आएगा ऋण 20। 35 में से घटाएंगे ऋण 10। 45 में से 45 जाएगा तो 0। 55 में से, अब संख्या कैसी हो गई आपकी? बड़ी हो गई है ना। तो 55 में से 45 जाएगा तो धन 10। 65 में से जाएगा तो धन 20, और 75 में से धन 45 घटाएंगे तो धन 30 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो लास्ट का कॉलम है उसमें विचलनों और आवृत्तियों का गुणनफल कर देंगे। मतलब हम f dx, आपका ये dx था और ये f है, तो हम f वाले कॉलम का और dx वाले कॉलम का क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर ऋण 30 और 2 दिया है, तो ऋण 30 में 2 का गुणा करेंगे तो ऋण 60 मिलेगा। 7 में 20 का गुणा करेंगे तो 140 मिलेगा। 10 धाम 100 होता है ना। तो जो ऋणात्मक संख्या थी उसमें हम ऋण का चिन्ह लगा देंगे। ठीक, 15 शून्यम 0 होता है। 20 धाम 200 होता है। 16 में 20 का गुणा करेंगे तो 320 मिलेगा। 6 में 30 का गुणा करेंगे तो 180 प्राप्त होगा। अब हम क्या करेंगे कि ये जो ऋणात्मक संख्याएं हैं, इन सारी ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ देंगे तो मिलेगा 300, ऋण 300। और धनात्मक संख्याएं जो हैं, इन संख्याओं को भी हम जोड़ देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा धन 700। तो धन 700 और ऋण 300, इन में क्या करेंगे? धन और ऋण क्या होता है? ऋण होता है। तो 700 में से 300 घटा दीजिए। 700 में से 300 घटेगा तो बचेगा 400। तो हमें ये क्या प्राप्त हो गया? सिग्मा f dx प्राप्त हो गया। इसी तरीके से हम छात्रों की जो संख्याएं दी हुई थी उनको भी जोड़ लेते हैं, उनका भी टोटल कर लेते हैं। तो टोटल आएगा 76। चलिए, आपको ध्यान में रखना है कि a बराबर 45 है, f बराबर 76 है और f dx, सिग्मा f dx आपका 400 है।
तो यहाँ पर a बराबर 45, n बराबर n मतलब आपका वही है छात्रों की संख्या, जिसे फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति भी कहा जाता है। सिग्मा एफ डी एक्स 400 है। फार्मूला होता है बार एक्स बराबर a धन सिग्मा एफ डी एक्स बटे n। तो यहाँ पर बार एक्स का मतलब है समांतर माध्य, a का मतलब होता है कल्पित माध्य, सिग्मा एफ डी एक्स का मतलब होता है पद विचलन एवं आवृत्तियों के गुणनफलों का योग, और n का मतलब होता है आवृत्तियों का कुल योग। तो चलिए इस फार्मूला में वैल्यू फिल कर देते हैं। तो बार एक्स हमको ज्ञात करना है, a की वैल्यू 45 है, सिग्मा एफ डी एक्स की वैल्यू 400 है और n की वैल्यू 76 है। तो आपका 400 में 76 को क्या करना है, आपको 76 से डिवाइड करना है। 76 से जब आप 400 को डिवाइड करेंगे मतलब 400 में 76 का भाग जब देंगे तो आपको प्राप्त होगा 5.2 5.2 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो 45 में 5.2 को प्लस कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा 50.2। तो आपका वार एक्स बराबर 50.2 प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आंकड़ों से माध्यिका की गणना कीजिए। अभी हमने क्या निकाला था, समांतर माध्य ज्ञात किया था। अब हमको माध्यिका ज्ञात करनी है, मतलब मीडियन निकालना है। तो यहाँ पर दिया है वर्ग अंतराल और आपकी आवृत्ति दी हुई है। तो वर्ग अंतराल है 0 से 10, 10 से 30, 30 से 60, 60 से 80 और 80 से 90। आवृत्ति है 5, 15, 25, 8 और 3। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि जो वर्ग अंतराल है वह क्या है, असमान है, एक जैसा नहीं है। यहाँ 0 से 10 है, यहाँ 10 से 30 है, यहाँ 30 से 60 है, 60 से 80 है और 80 से 90 है। वर्ग अंतराल बराबर नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्ग अंतराल बराबर कर लें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 0 से 10 से 10 से 30 यहाँ देख रहे हैं, तो यहाँ पर 0 से 30 तक की संख्या हम बना लेंगे। फिर उसके बाद 30 से 60, क्योंकि 30 का अंतर हो जाएगा ना। ठीक, यहाँ पर देख लीजिए आप, 0 से 30, 30 से 60 और 60 से 90 बना लिया, क्योंकि सबसे छोटी संख्या आपकी 0 दी हुई है और सबसे बड़ी संख्या 90 दी हुई है। तो हमने 30 का अंतर ले लिया, 0 से 30, 30 से 60 और 60 से 90, 30 का अंतर ले लिया। तो इस तरीके से सबसे पहले तो वर्ग अंतराल बना लिया। अब वर्ग अंतराल हमने बनाया तो यहाँ पर जो आवृत्ति आपकी दी हुई थी उस आवृत्ति को भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि 0 से 10 और 10 से 30 ये तो इकट्ठा हो गया है ना। तो इनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो 15 और 5 20 मिल जाएगा आपको। ठीक, तो 0 से 30 तक की फ्रिक्वेंसी कितनी हो गई, 20 हो गई। 30 से 60 25 दी हुई है, तो 30 से 60 आपकी 25 हो गई, और 60 से 80 और 80 से 90 जो दिया है तो इनको भी जोड़ लीजिए। 8 और 3 कितना हो गया, 11 हो गया। ठीक, तो अब ये आपकी आवृत्ति तैयार हो गई। इस आवृत्ति से हम CF निकालेंगे, मतलब संचयी आवृत्ति निकालेंगे। तो 20 में का 20 ही रहेगा। फिर आप 20 में 25 को जोड़िए तो आपको मिलेगा 45, और 45 में 11 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 56। इनका टोटल भी 56 होना चाहिए, क्योंकि जो संचयी आवृत्ति में आखिरी में आता है, जब इसका टोटल वही होगा तो मतलब आपकी संचयी आवृत्ति सही बनी हुई है। तो चलिए फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला होता है सबसे पहले, क्योंकि ये सतत श्रेणी है आपकी, तो n/2, तो n कितना था आपका, n है 56, और इसको आप टोटल कर सकते हैं तो 56 आएगा, 56। तो 56/2, 56/2 भाग दे दीजिए। भाग देंगे तो मिलेगा आपको 28। 28 क्या मिला आपको, m प्राप्त हो गया। ठीक है, ये आपका क्या मिल गया, m। तो यहाँ पर 28 आप देखिए कि कहाँ पर प्राप्त होगा, जो संचयी आवृत्ति है वो किसके अंतर्गत होगा, 20 में तो होगा नहीं। क्यों, क्योंकि 0 से लेके 20 तक की संख्याएं हैं, तो वहां पर 28 प्राप्त होगा नहीं। तो यहाँ पर 21 से शुरू होकर 45 तक की संख्याएं शामिल हैं, तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, आपका 28 इसके अंतर्गत शामिल होगा। ठीक, तो ये जो आपका है ये हमें क्या मिल गया आपका, इस फार्मूला को और देख लीजिए। m बराबर L1 धन L2 माइनस L1 बटे F, और गुणित है m माइनस
सॉरी, m माइनस सी। तो यहाँ पर वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं। तो L1 कितना है, L1 आपका 30 प्राप्त हुआ है। L2 कितना है, L2 60 है। F कितना है, F की वैल्यू 25 है। ठीक है, M कितना है, 28 है। और C कितना है, C आपका 20 है। ठीक है, तो चलिए इसको फिल कर लेते हैं। L1 आपका 30, L2 60, L1 30, F 25, M 28 माइनस 20। ठीक, तो इसको हल करते हैं। तो 30 का 30, 60 में से 30 गया 30, बटे में 25 है, तो 30 बटे 25, और 28 में से 20 गया 8 बचे। 30 और 8 का गुणा कर दीजिए, तो 3 अट्ठे 24 है ना, शून्य का शून्य उतार दिया, तो 240 बटे 25। तो 240 बटे 25 दिया है, यहाँ पर भाग कर दीजिए। भाग करने पे आपको प्राप्त होगा 9.6। तो 30 धन 9.6 को जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 39.6। 39.6 आपकी मध्यिका निकल आएगी। तीसरा क्वेश्चन है, डेटा के बाद मोड फॉर्म की गणना करें। तो यहाँ पर आपके जो डेटा हैं उनको सबसे पहले अरेंज कर लीजिए, उनको व्यवस्थित कर लीजिए। उसके बाद आपको मोड मतलब बहुलक ज्ञात करना है, बहुलक निकालना है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया है 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम और 50। तो इसमें सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसे व्यवस्थित करेंगे। तो चलिए इसे व्यवस्थित कर लेते हैं। 10 से कम बोला है, तो 10 से कम बोला गया है तो क्या होगा, 0 से 10। 20 से कम तो मतलब 10 से 20। इसी तरीके से हम पूरा व्यवस्थित कर लेते हैं। तो व्यवस्थित करने पर प्राप्त होगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। अब ये से कम में थे, तो इनकी जो आवृत्ति होगी वो भी क्या करेंगे, ये संचयी आवृत्ति होगी आपकी, तो इन्हें हम आवृत्ति में बदल लेते हैं। तो 10 का आपका 10 हो जाएगा। ठीक, तो 10 में से 30 को घटाइए, कितना मिलेगा, 20 मिलेगा। ठीक, 30 में से 60 जाएगा, 30 प्राप्त होगा। ठीक है, और फिर इसी तरीके से इसको माइनस करेंगे तो 20, और 90 में से 10 जाएगा तो 10 प्राप्त हो जाएगा। इन सब का टोटल करेंगे तो 90 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, ये आपकी फ्रिक्वेंसी या आवृत्ति मिल गई है। अब फार्मूला होता है Z बराबर L1 F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 ऋण F2 गुणित ब्रैकेट्स में है L2 माइनस L ब्रैकेट बंद। चलिए इस फार्मूला में हम वैल्यू को क्या करते हैं, फिल कर लेते हैं। तो L1 कितना है आपका, तो L1 आपकी है, आप सबसे पहले तो इसे देखिए कि जो बहुलक में क्या होता है, जो आवृत्ति अधिक होती है वो बहुलक है ना। तो हमें यहाँ पर निरीक्षण द्वारा हम देख रहे हैं कि सबसे अधिक आवृत्ति है 30, है ना। तो ये जो आपके पद हमें प्राप्त हो गए। तो L1 इसमें कितना हो जाएगा, 20 है। ठीक है, 20 है, तो L1 बराबर 20। ठीक, F1 आपका क्या होगा, तो ये F1 कहलाएगा, ये आपका F0 हो जाएगा, और ये आपका F2 हो जाएगा। ठीक है, फिर से बता दे रही हूँ, ये आपका F1, ये आपका F0 और ये आपका F2। तो चलिए इसे देख लेते हैं। F1 में क्या लिखेंगे, 30 लिखेंगे। F0 में 20 आ जाएगा, तो आपका 20 फिल कर दीजिए। बटे में आप लिखेंगे, 2 पहले से दिया हुआ था फार्मूला में ही, तो 2 गुणित 30 कहाँ से आया, F1 में 30 है, 20 आपका F0 20 है, और F2 कितना है, 20 है। ठीक है, ब्रैकेट्स में देख लीजिए, तो L2 कितना था आपका, L2 है 30 और L1 है आपका 20। चलिए इसे हल कर लेते हैं। तो 20 का 20 उतार दीजिए अभी, और यहाँ पर F1 और F0 में माइनस का निशान था, मतलब 30 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा, 10 बचेगा। ठीक, अब नीचे को हल करते हैं। तो 2 गुणित 30, तो 2 में 30 का गुणा करिए तो 60 मिलेगा। ऋण 20 उतार दीजिए, 30 में से 20 गया तो 10 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, 20 धन, अब क्या मिला हमें, 10 बटे तो 20, ये 10 बटे 20 कहाँ से आया, तो ऋण और ऋण क्या होता है, धन हो जाता है। तो 20 और 20 को जोड़िए तो 40 मिल जाएगा, तो 60 में से 40 गया तो 20 मिल जाएगा। ठीक,
अब इस 10 का और इस 10 का गुणा कर दीजिए, क्योंकि 10 बटे 20 गुणित 100 है यहाँ पर। तो 10 में 10 का गुणा करें तो 100 प्राप्त हुआ। अब इन दोनों का क्या करेंगे, भाग कर दीजिए। भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 पंचे 100, 5 प्राप्त हो गया। तो 20 धन 5 कितना मिला, 25 प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर मोड कितना निकल के आया, 25 निकल कर आया है। प्रश्न चौथा है, अच्छे औसत की विशेषताएं बताइए। तो नंबर 1 है स्पष्ट एवं सरल। एक अच्छा माध्य स्पष्ट एवं सरल होना चाहिए, जिसे समझने और निकालने में आसानी हो। दूसरा है निरपेक्ष संख्या। एक अच्छे माध्य की यह विशेषता है कि यह प्रतिशत या अन्य तरीकों से न होकर किसी एक निरपेक्ष संख्या के रूप में हो। तीसरा है अंक गणित एवं बीजगणितीय विवेचना। एक अच्छे माध्य या औसत का अंक गणितीय एवं बीजगणितीय विवेचन संभव होना चाहिए। और चौथा है समंकमाला के सभी मूल्यों पर आधारित। एक अच्छा माध्य वह है जो श्रेणी के मूल्यों के आधार पर निकाला गया हो। प्रश्न नंबर 5 है माध्यिका के 4 गुण लिखिए। तो नंबर 1 है सरल गणना। तो माध्यिका ज्ञात करना सरल है। विशेष स्थिति में माध्यिका का निर्धारण केवल निरीक्षण से ही किया जा सकता है। दूसरा है गुणात्मक तत्वों के विश्लेषण में सहायक। तो माध्यिका का उपयोग गुणात्मक तथ्यों के विश्लेषण में भी हो सकता है। तीसरा है विश्वसनीय माध्य। तो माध्यिका एक प्रतिनिधि तथा विश्वसनीय माध्य है। चौथा है निश्चित मूल्य। माध्यिका का मूल्य निश्चित होता है और हमेशा ही ज्ञात किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधा के दोष बताइए। विधा तो नहीं होगा, यहाँ पर मध्यिका होना चाहिए, है ना। तो यहाँ विधा की जगह मध्यिका होगा और मध्यिका के दोष बताइए। तो पहला दोष है इसका उपयोग बीजगणितीय क्रिया में नहीं किया जा सकता है। दूसरा है माध्यिका गणना के लिए श्रेणी को आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना आवश्यक है। तीसरा है यदि मूल्यों का आवंटन अनियमित है तो माध्यिका से भ्रमपूर्ण निष्कर्ष निकल सकते हैं। और चौथा है जिस स्थान पर श्रेणी के पदों को भार देना हो वहां के लिए माध्यिका अनुपयुक्त है।